गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का विषय है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके पिछले हफ्ते टॉपिक था स्वामी विवेकानंद के बारे में, कुछ बताया था मैंने, उनके ऊपर रोशनी डाली थी, उनके बारे में डिटेल में बताया था। और इस हफ्ते रविंद्रनाथ टैगोर का टॉपिक है, तो आज इनके जीवन के ऊपर रोशनी डालूंगा, इनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ और किस तरह की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और इनका पालन पोषण कैसे हुआ और इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की और इन्होंने अपने जीवन में क्या चीज़ें इन्होंने प्राप्त की और किस वजह से ये विश्वविख्यात हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है, वर्तमान भारतीय समाज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का है। लेसन नंबर 4, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये लेसन नंबर 4 का है, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और उसके दूसरे राइटर के बारे में, थिंकर्स के बारे में, फिलोसफर के बारे में आज डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा आपको। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है रविंद्रनाथ जोड़ा साको के एक स्थान है कलकत्ता में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ 6 मई 1861 ईस्वी में। जोड़ा साको कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था और इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। और क्योंकि इनके माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो इनका लालन पोषण जो है, पालन पोषण इनके पिताजी के देखरेख में हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा कहना चाहिए ज़्यादातर इनकी स्कूल के बजाय इनके घर में हुई। और उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1878 में ये फॉरेन गए, विदेश गए। और वहाँ से 1880 में स्वदेश लौट आए, भारत लौट आए। और स्वदेश लौटने के बाद कुछ ही सालों के बाद में इनका विवाह हुआ 1884 में। 1884 ईस्वी में इनका मृणाली देवी जो इनकी पत्नी का नाम था, जिनके साथ इनका विवाह हुआ। और विवाह के बाद में 1901 में टैगोर ने शांति निकेतन एक विद्यालय कायम किया, जो कलकत्ता से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर है। बोलपुर जिसको बोला जाता है, बोलपुर, शांति निकेतन, बोलपुर में इन्होंने विद्यालय कायम किया, शांति निकेतन जिसका नाम है। और उस वक्त सिर्फ उस विद्यालय में 6 बच्चे थे, जिन 6 बच्चों से इस विद्यालय की शुरुआत हुई। और बाद में आज विश्व भारती जिसको कहा जाता है के नाम से विख्यात है ये। और ये आज काफी प्रसिद्ध है। और 1920 ईस्वी में इनके पत्नी का देहांत हो गया। और देहांत होने के उपरांत में काफी इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए। और उसके बाद में इनकी 1913 ईस्वी में गीतांजलि के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। और 7 अगस्त 1941 में जोड़ा साको के प्रेतवास में इनका इस महान व्यक्ति का या महापुरुष का देहांत हो गया। और ये उनके कुछ जीवन के कुछ पहलू थे जिसको मैंने आपके सामने रखा। अब उनके
उनके बारे में बताना चाह रहे हैं कि उनका शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी, टैगोर की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बताना चाहेंगे। उनका शैक्षिक दर्शन यानी किस प्रकार था। टैगोर के जीवन दर्शन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनकी शिक्षा दर्शन के विकास में भी पड़ा है और उनकी शिक्षा दर्शन के उनके जीवन दर्शन से ही संबंध है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त टैगोर का जीवन जो है, वेस्टर्न जो थिंकर्स है जैसे ड्यूबी हैं, रूसो हैं और पेस्टोलॉजी या फ्रोबेल, ये फिलोसोफर थे जिनका इनके ऊपर इनका भी काफी प्रभाव पड़ा, इनके जीवन पर इनका भी प्रभाव पड़ा, तो उनसे काफी ये प्रेरित थे। और बाद में ये हमारे देश के बड़े महान शास्त्री, शिक्षा शास्त्री भी बने और इनका उद्देश्य यानी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव, जिसको कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के में इनका क्या था। इन्होंने अपने लेखों में समय समय पर रचनाओं के व्याख्यान, शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपने विचार भी किए और इनका कहना था शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इनके अनुसार यह था कि सर्वप्रथम उद्देश्य बालक के शारीरिक विकास करना, यानी सर्वप्रथम इनका उद्देश्य यानी शिक्षा का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि सर्वप्रथम जो है बालक का यानी बच्चे का विकास होना चाहिए, तो इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि मेंटल विकास यानी मानसिक विकास भी बच्चों, उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होना चाहिए और वास्तविक जीवन की बातों तथा स्थितियों के वातावरण के परिचित कराकर उनको उनके मस्तिष्क का विकास करना होता है, यानी वास्तविक जीवन से उनको परिचित कराकर उनके मस्तिष्क को कहना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि जैसे दूसरे मैंने अभी आपके सामने बताया कि रूसो हैं, ड्यूबी हैं और ये एस्ट्रोलॉजी है, तो ये काफी जो वेस्टर्न थिंकर्स है जो इनके जीवन पे भी काफी प्रभाव पड़ा और ये काफी उनसे प्रभावी भी थे। और इन्होंने जैसे इनका ये कहना था कि बच्चों को, बालकों को यानी शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, पुस्तक यानी पाठ्यक्रम उनका ऐसा होना चाहिए कि बोरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो और काम यानी क्रिया करके वो सीखे, ना कि पाठ्यक्रम जो है वो इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू टैगोर इन्होंने कहा कि ये जो पाठ्यक्रम है हमारा है, ये जो बोरिंग जैसा है, यानी इसके अंदर कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जिसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सांस्कृतिक विषय हो, खेल कूद हो, ड्रामे हो, ये इस तरह के यानी प्रैक्टिकल करके बच्चे सीखें। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है, क्योंकि हमारे इंडिया के वेस्टर्न थिंकर्स के काफी प्रभावित थे, तो इन्होंने उसी के मुताबिक या उनके अनुसार इन्होंने अभी अपने विचारों को व्यक्त किया है कि शिक्षा जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल और शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे और उनके अंडर में वो सीखे और उनके साथ कड़ाई या उनके साथ कड़क कठोर यानी कठोर दंड नहीं देना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है इन्होंने बताई और बालकों को इन्होंने कहा कि क्रिया के द्वारा सीखना चाहिए। और दूसरा शारीरिक क्रिया का भी इन्होंने बताया कि शारीरिक क्रिया का भी इन्होंने महत्व दिया है अपने उसमें एजुकेशन मेथड, जो इनका टीचिंग का जो मेथड बताया इन्होंने कि किस तरह से होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षण विधि में नेतृत्व, अभिनय, पेड़ पर चढ़ना, कूदना, हंसना, चिल्लाना आदि क्रियाओं का भी स्थान दिया
जाना चाहिए। तो ये इनका कहना था। और इन्होंने ये भी कहा कि बालक अपने आप से सीखता है, बालक को उनको मौका देना चाहिए कि अपने आप से सीखे और विज्ञान कला कौशल एवं अन्य विषयों के लिए उन्होंने प्रयोग वित्त का आवश्यक बताया। यानी ये चीजें भी उन्होंने कई चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि इनका भी उसमें पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे विज्ञान है, कला कौशल है, अन्य विषयों पर भी इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि इनके विधि के मतलब इन विधियों से द्वारा वो बच्चा जो है बालक जो है सीख सके। वाद विवाद डिबेट जिसको कहा जाता है, डिबेट के द्वारा जो है बच्चों के मतलब रखा जाए, प्रश्न वगैरह पूछे जाने चाहिए और ये आपस में आपसी विचार विमर्श होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। इस सारी चीजों जो क्रियाकलाप है, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये अगर बच्चे करते हैं तो इन सारी चीजों से भी प्रैक्टिकली वो सीखते हैं, ना कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक जैसे कि पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम होता है कि नीरस टाइप का हो जाता है। नीरस यानी ऐसा है कि बोरिंग जैसा होता है कि बच्चे उसमें क्या ऊब जाते हैं। तो शिक्षा ऐसा होना चाहिए, उबाऊ या नीरस नहीं होना चाहिए। शिक्षा को दिलचस्प बनाना चाहिए और स्किलफुल बनाना चाहिए और शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर दोनों तरीके से उनका विकास हो सके। ये कुछ चीजें थी। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने बालकों के बारे में यानी स्टूडेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि छात्रों में विनम्रता, अनुशासन, आंतरिक बल, आत्मानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचारों को स्वतंत्रता आदि गुणों की कल्पना की है। ये इन्होंने अपने शिष्यों के बारे में यानी स्टूडेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरह से स्टूडेंट होना चाहिए और छात्रों को स्वाभाविक विकास के पक्षधर थे, यानी छात्रों के स्वाभाविक विकास के लिए पक्षधर थे, यानी उनको ये चाहते थे कि इस तरह से उनका स्वाभाविक विकास भी हो और छात्रों के प्रकृति के संपर्क में रखना चाहते थे और छात्रों के प्रकृति के संपर्क में रखना चाहते थे। ये स्टूडेंट के बारे में इन्होंने बताया, यानी विद्यार्थियों के बारे में इन्होंने बताया। और अनुशासन के बारे में इन्होंने डिसिप्लिन, अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? इनका मानना था कि बालकों को कठोर दंड देते हुए देखकर मैं शिक्षक को दोषी मानता हूं, यानी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ थे जो बालकों को कठोर दंड देना चाहते थे। ये अहम बात है कि आज भी हम देखें, आज के सिनेरियो में, आज के उसमें देखते हैं अगर इसको, तो आज भी ये जो है कठोर दंड देना जो है सही नहीं माना जाता है। और ये उसके बजाय कि कुछ इस तरह से चीजों को अपनाया जाए जिसके द्वारा जो है बच्चे जो है सीख सकें और अनुशासन का पालन भी कर सकें। और टैगोर ये भी उनका कहना था उनके कि अनुशासन को एक नैतिक मूल्य का आदर्श माना है, यानी नैतिक उनका ये था कि नैतिक मूल्य होना मतलब नैतिक मूल्य ये उसको बच्चों को किस तरह से उसको पालन करवाना है ये। और दूसरा चीज इन्होंने अनुशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन का अर्थ है कि अपरिपक्व व स्वाभाविक आवेगों को अनुमति, अनुचित उत्तेजना और दशाओं की सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है, यानी ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि जिससे बच्चों को अच्छा फील हो सके, उनको एक लगाव हो सके और वो उनका सही विकास हो सके। और परीक्षा के बारे में ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जिन्होंने टैगोर जी ने जो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बताया है उसके ऊपर एम्फसाइज किया है।
और उन्होंने उनका कहना था कि एग्जामिनेशन जो है यानी रट के नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा जो है, खासतौर से एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको या प्राइमरी एजुकेशन आप कह सकते हो, तो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो है आज भी हमारे विद्यालयों में, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, बड़े लेवल पे विश्वविद्यालयों में भी देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो रटते हैं, रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। रट्टा मार के ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपके दिमाग से कुछ पॉइंट्स अगर निकल गया, दिमाग से निकल गया, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका जो विषय है यानी जो जिस टॉपिक पे आपने याद किया का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है रट के जाए या रट के पाठ्यक्रम की तैयारी करे, यानी शिक्षा की उसके एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करे। और उन्होंने कहा था कि वास्तविक बालक का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उनकी वास्तविक मूल्यांकन कैसा हो, उनका एनालाइज कैसे किया जा सके, ये चीज उनको वैसा होना चाहिए कि ना कि बच्चों का जो आज पहले भी वैसे ही था, क्योंकि उन्होंने देखा तो इसी के ताल्लुक से, क्योंकि जो चीज पहले से प्रचलित थी आज भी प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी शिक्षा में आज देखते हैं हम कि सुधार जो है काफी हद तक तो सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ, शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी सुधार की जरूरत है और उसको वास्तविक जीवन में किस तरह से लाना चाहिए, बच्चे किस तरह से अच्छा सीख सके और किस तरह से उनका चौमुखी विकास किस तरह से हो, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षक कैसा करता है, कैसा उनका विकास हो, कैसा उनका डेवलपमेंट हो, कैसा ग्रोथ हो, ये एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। तो उनका उसके लिए एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए या पैदा करना चाहिए, वैसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चा जो है उसको जो पाठ्यक्रम उसको पढ़ाया जा रहा है या उसको स्कूल में या विद्यालय में लागू किया गया है, तो शिक्षक जो है अपने तरीके से उसको बताए या उसको उसके अनुरूप जो है अपने आप को उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करके उसको बच्चों को बताए, ताकि उसको बच्चा जो है सीख सके या अच्छा उसका अपने माइंड में उसको रख सके। ये चीजें जो है आज भी ध्यान योग्य है। जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन के बारे में, परीक्षा के बारे में इन्होंने बताया कि परीक्षा कैसी होनी है, रटने वाली परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसा मतलब पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, प्रश्न वो ऐसे तैयार किए जाए ताकि बच्चों का उसके मतलब विकास होना, ना कि वो रट के जाए। रट के जाने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें माइंड से निकल गई तो वो चीजें खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज इन्होंने इनका टैगोर का शिक्षा में क्या योगदान रहा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी इनका योगदान है और उनका एक है कि टैगोर प्रकृति के स्वस्थ एवं निकटवर्ती संबंध स्थापित किया और बताया कि प्रकृति का प्रभाव रहन सहन, विचार, व्यवहार, कार्यकलाप, विषय, वस्तु और विधि में पाया जाता है। ये और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि दर्शन और वास्तविक जीवन की परिस्थिति एवं समन्वय करके टैगोर ने भारतीय शिक्षा में महान क्रांति की है। ये कुछ पॉइंट्स है। और पॉइंट आपको बता, बालक के विकास में कृत्रिमता नहीं लानी चाहिए और ना जल्दबाजी, यानी आर्टिफिशियल ऐसा ना हो कि उसके अंदर ऐसा कुछ, उसको रियलिटी होनी चाहिए। मतलब बालक के उसके मतलब ऐसा ना कोई उसको लगे कि ये आर्टिफिशियल है, तो उसको लगे कि रियल कोई चीज वो सीख रहा है या देख रहा है या कर रहा है। तो जब तक उसके अंदर रियलिटी नहीं लाएगी, तब तक उसको अगर ऐसा अभाव लगे, ऐसा अभाव यानी उसको प्रतीत होगा कि ये कृत्रिम यानी एक आर्टिफिशियल टाइप की चीज है बताई जा रही, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो चीजें, इस पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ताकि जल्दबाजी से उसका वो विकास नहीं हो पाएगा जिस तरह का विकास होना चाहिए। ये कुछ
पॉइंट से जो टैगोर जी ने अपने जीवन में या उन्होंने उसका पालन भी किया और लोगों को भी या शिक्षक एज अ शिक्षक जो है उन्होंने लोगों को बताया और उन्होंने क्या फील किया है एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति उनका क्या फीलिंग था, क्या उनका नजरिया था, क्या ओपिनियन था, उसको उन्होंने और शिक्षा में एक महान योगदान भी इनका रहा। और ये कुछ पॉइंट्स है जो टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन में अपने जीवन में जो उन्होंने बताया और जो किस तरह से उनका जीवन यापन उन्होंने किया और क्या योगदान रहा हमारी शिक्षा में, ये पॉइंट्स है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है क्लासेस की जैसे मैं पिछली मरतबा भी कह रहा हूँ कि कंटिन्यू लेक्चर आप जो है अटेंड करें और आपके कमेंट्स में आने चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है आपका फीडबैक भी जरूरी है। और YouTube का चैनल जो है हमारा, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें और कंटिन्यू, क्योंकि दूसरे भी सब्जेक्ट जो है वो भी चल रहे हैं तो आप उनको ध्यानपूर्वक उसको सुने और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो महात्मा गांधी के बारे में होगा, वो आइंदा सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक जो है उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे, उसको बारे में बताएंगे। और आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आपको क्या आप अपना फीडबैक या कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक दें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को डिस्क्राइब करें और वीडियो हमारा कैसा लगा उसके ऊपर भी कमेंट करें। थैंक यू।